हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 का जो 20 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 4 के अंदर, उसका मैथ्स का पेपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए, सोनू अकेले एक मैच को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिनों में बना सकता है। तो मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? इसमें देखिए, ये सोनू जो है ये 125 दिन में मैच को बना सकता है, ठीक है। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मोनू जो है ये 250 दिनों में बना सकता है, तो ये भी आपका यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा। दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो 125 से यहाँ पर 2 बार कट गया, यानी कि सोनू और मोनू की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 2:1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप टोटल वर्क किसी भी साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सोनू की एफिशिएंसी 2 रखेंगे और यहाँ पर इनटू में 125 करेंगे, तो ये आपके पास 250 यूनिट का जो है टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। आप इस साइड जो है एफिशिएंसी, मोनू की एफिशिएंसी रखते तब भी आपके पास जो है 250 यूनिट का टोटल वर्क आ जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर लेना। देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है, यानी कि मोनू ने जो है 75 दिनों का काम कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो शेष काम बचा है ये सोनू करेगा, और ये मान लेते टी टाइम तक काम करता है, ठीक है। तो ये काम कंप्लीट हो जाता है और टोटल काम हमारे पास 250 यूनिट का, तो बराबर हम 250 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एफिशिएंसी इनकी रख देंगे। मोनू की एफिशिएंसी 1 यूनिट रखेंगे, सोनू की यहाँ पर 2 रखेंगे, तो ये 75 इधर माइनस होगा, यानी कि 2t इक्वल टू जो है आपके पास 175 बच जाएगा। और यहाँ पर t इक्वल टू 175 का आधा करेंगे तो 87.5 जो है वो आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पर 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार आपको बताया गया 42 केजी है। यदि कक्षा में 33 किलो और 39 किलो भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा? देखिए, जो 2 नए विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, ये अपने साथ जो एवरेज 42 था, भाई अगर ये 42 लेकर आते तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि एवरेज जो है वो हमारा 42 ही रहता। बट यहाँ पर एवरेज जो है, भाई यहाँ पर देखिए, ये आपके पास यहाँ पर माइनस का 9 कम लेकर आया और यहाँ पर ये 3 कम लेकर आया, ठीक है। ये 9 कम लेकर आया और ये 3 कम लेकर आया, यानी कि ओवरऑल कितना कम लेकर आया? माइनस के 12 जो है 12 केजी जो है, ये दोनों मिलाकर जो है ओवरऑल कम लेकर आए। तो यहाँ पर एवरेज जो है 12 से कम हो जाएगा, बट ये 12 की जो कमी होगी ये हम जो है इन सभी में बराबर बराबर बांट के जो है इसमें करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 22 विद्यार्थी पहले थे और यहाँ पर 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए? 24 विद्यार्थी हो गए। तो 24 में आप इसको बराबर बराबर डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब होता है हाफ, और हाफ आप इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 41.5 जो है केजी आपके पास यहाँ पर एवरेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटाकर 720 रुपये कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट आप देखिए, यहाँ पर 80 की आपको कमी दिखाई पड़ी, तो 80 की कमी दिखाई पड़ी 800 पर, और गुणा 100 करते तो ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 10% की कमी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखिए, एक गोले की त्रिज्या बताई गई 3.5 सेंटीमीटर। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 4πr² होता है। 4 इंटू में 22/7, आर का स्क्वायर करेंगे तो 3.5 इंटू में 3.5 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें देखिए, यहाँ पर पॉइंट आप यहाँ से हटाएंगे तो ये बट्टे के अंदर 10 आएगा, यहाँ पर भी बट्टे के अंदर 10 आएगा। 7 से आप 35 को काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 से ये 10 2 बार कट जाएगा, 2 से यहाँ पर ये 4 2 बार कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 से इसको काटेंगे 2 बार कटेगा, 5 से इसको काटेंगे 7 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 से ये 2 काट दीजिए भाई। यहाँ पर देखिए 22 × 154 होता है, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भाई आप इसको काटते तो ये 11 दूनी का 22 फिर से आ जाता, ठीक है। तो 22 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपके पास आंसर आता। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर जो है मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्रम से आपको यहाँ पर बताए गए, तो मूलधन कितना है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। देखिए, 2 वर्ष के लिए जो है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू में R डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितने का आपको दिखाई पड़ रहा है। ये आपका यहाँ पर जो है 200 हो जाएगा, और ये आपका जो है 200 हो गया, और यहाँ पर जो 1400, यानी कि 1600 की आपको यहाँ पर
1600 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 1600 बराबर की साइड P इंटू में ये आपके पास जो है R रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको बताई नहीं की, तो बट्टे के अंदर 100 इंटू में 100, यानी कि आप इसको 10,000 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है 10,000 हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साधारण ब्याज जो है आपको कितना बताएगा, 12,800 बताएगा। तो साधारण ब्याज का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला, तो यहाँ पर PRT हो जाएगा, T यहाँ पर 2 वर्ष का बताएगा टाइम, और बट्टे के अंदर 100 करते तो यहाँ पर ये साधारण ब्याज आता जो कि 12,800 प्रश्न में बताया गया। 2 से आप इसको काटते तो ये 6400 आ जाता, और यहाँ पर P इंटू में R बराबर ये आपके पास यहाँ पर 6,40,000, यानी कि P बराबर आप इसको लिख सकते हैं 6,40,000, और बट्टे के अंदर जो है यहाँ पर ये R रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, ठीक है। P बराबर आपके पास आ चुका है। ये जो P की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आई है, P का मान आप क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर P का मान रखते हैं ये आपके पास 6,40,000, और बटे के अंदर जो है यहाँ पर R था, और इंटू में ये आपके पास देखिए ऊपर स्क्वायर था तो ये R का स्क्वायर होगा, ठीक है। R का स्क्वायर होगा, और बट्टे के अंदर जो है ये 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 0 से ये 4 0 कट गया, और 16 से इसको डिवाइड करेंगे 100 बार कटेगा, और 16 4 64 हो जाएगा। 4 से यहाँ पर ये कटेगा 25 आ जाएगा 25, ठीक है। R से यहाँ पर एक R कट जाएगा, तो R बराबर हमारे पास कितना मिल गया, 25% मिल गया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 25% आ चुकी है। तो हम प्रिंसिपल जो है वो हमें यहाँ पर बताना था कैलकुलेट करके, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं भाई 64, ये आपके पास 6,40,000 में आप 25 का डिवाइड करेंगे, 2500 के 100 होता है, और 64 का 4 गुना हो जाएगा 256, और आगे 2 0 लगा दें, यानी कि 2,500, ये 25,600 जो है आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कैलकुलेशन आपको करानी है भाई, आप 20 माइनस का 8 करेंगे तो यहाँ पर ये 12 बच गया, और 12 माइनस आप इसमें से करेंगे तो यहाँ पर ये 36 बच जाएगा, ठीक है। और ये 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 12 3 36, यानी कि आंसर आपका 3 आ चुका है, ठीक है। कैलकुलेशन थी इसमें देखिए x1 x2 और x3 आपको यहाँ पर बताए गए। एक काम को जो है क्रम से 90 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से जो है 3.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में पूरा हो, इसमें देखिए यहाँ पर ये x1 बताया गया है 90 दिन में, और यहाँ पर x2 बताया गया ये 45 दिन में, और यहाँ पर x3 बताया गया ये 67.5 दिन में काम कंप्लीट कर सकता। आप इन सभी का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 90 और 45 का तो एलसीएम जो है आपको यहाँ पर 90 दिखाई पड़ गया, बट यहाँ पर देखिए बट्टे के अंदर जो है ये 67.5 आप यहाँ पर रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट आप यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, और यहाँ पर जो है 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे ये आपके पास ऊपर 36 आ जाएगा, और यहाँ पर बट्टे के अंदर जो है ये 27 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 से डिवाइड हो रहा है ये 4 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बट्टे के अंदर आपके पास 3 आया है, आपने ऊपर जो है 90 लिया था, इस 90 को आप यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे तो ये 270 आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना, जिस भी तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस ट्रिक से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास 270 इनका एलसीएम आ चुका है। अब 90 का 3 गुणा आपके पास 270 होता है, और 45 का जो है ये आपके पास जो है 4 गुणा 270 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये 90 और 2 गुणा 90 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है 90 और 6 गुणा आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 6 गुणा जो है 270 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 67.5 का जो है कितना गुणा आपके पास 270 होगा। देखिए इसका आप यहाँ पर डबल करेंगे तो ये आपके पास 130 और यहाँ पर 14, ये आपके पास 134 बनेगा, सॉरी यहाँ पर 15, ये आपके पास यहाँ पर 135 बन गया, और 135 का 2 गुणा होता है तो यहाँ पर ये 4 गुणा जो है आपके पास इसका जो है 270 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है, और इनकी एफिशिएंसी अब आपके पास आ चुकी है। आपसे प्रश्न में क्या बोला गया था कि x2 जो है काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है, ठीक है। तो हम x2 से जो है 13.5 दिन का जो है काम एक्स्ट्रा करा लेंगे। भाई आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 270 यूनिट का आपके पास यहाँ पर ये टोटल वर्क था। अब यहाँ पर x2 जो पहले काम छोड़ के जा रहा था कितने दिन पहले, 13.5 दिन पहले, ये इससे काम एक्स्ट्रा कराएंगे, और ये जो टोटल काम होगा ये तीनों से मिलाकर हम यहाँ पर करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनकी एफिशिएंसी रख देंगे और कैलकुलेट यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x2 का मान आप यहाँ पर रखेंगे 6, तो यहाँ पर आपका जो है 13 5 65 13 6 78 प्लस का 3 हो जाएगा 81, और 81 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका जो है 351 हो जाएगा, और बटे के अंदर
यहाँ पर आप इनकी एफिशिएंसी रखेंगे 3 और 6 और ये 4, तो 9 और 4 ये 13 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसमें 13 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 13 दूनी का 26 हो गया और यहाँ पर बच गया 9 13 7 91, यानी कि 27 डेज जो है आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न था, ठीक है, बाकी बढ़िया प्रश्न था। इसमें देखिए 13 विद्यार्थियों के औसत अंक आपको बताया गया 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए थे। तो उनके अंक का सही औसत आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए सही औसत अगर आपके पास यहाँ पर देखिए ये गलती ना होती तो एवरेज हमारा 130 ही सही होता, बट यहाँ पर गलती को हम सुधारेंगे तो यहाँ पर जो है ये 32 बनाने के लिए, भाई 23 आपने गलत डेटा ले लिया था, तो 32 बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे भाई, आप देख सकते हैं 9 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। बट यहाँ पर ये जो 9 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये डायरेक्ट तो आप करेंगे नहीं, ये 13 आपके पास विद्यार्थी थे, यानी कि 13 में आप इसको बराबर बराबर डिवाइड करके आप इसमें ऐड करेंगे, तो ये 130 हो गया। प्लस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 पॉइंट आपके पास हो जाएगा, 13 पंच 65 13 6 78 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर बच गया 12 और 13 पंच 65 13 6 78 13 7 91 और 13 नंबर 117 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास जो है 130.69 आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखिए पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू जो है 10:13 के अनुपात में है। सेलिन के पास नाशपाती और आड़ू इस अनुपात में, विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू इस अनुपात में, इसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो कौन सा रेशियो आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो 10:13 हो गया, 7:9 हो गया और ये 5:7 हो गया, ठीक है। ये आपके पास जो है ये पृथ्वी के पास है, ठीक है, ये पृथ्वी के पास, और यहाँ पर जो है ये सेलिन के पास है। इसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये विक्रम के पास है, ठीक है। ये इनका रेशियो आपको यहाँ पर बताया गया अलग अलग। अब यहाँ पर देखिए आप इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक तो तिरछा गुणा कराने का मेथड होता है, वो आपको पता होगा, ठीक है। और दूसरा मेथड आप यहाँ पर डिवाइड करके कर सकते हैं, और तीसरा मेथड मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर इनका डिफरेंस देखिए 3 का है, यहाँ पर 2 का है और यहाँ पर भी 2 का है। बाकी आपको इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता जो मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर 2 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आपको 6 दिखाई पड़ गया। भाई आपको यहाँ पर 6 बनाने के लिए 3 को 6 बनाने के लिए गुणा 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 को 6 बनाने के लिए गुणा 3 करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 को 6 बनाने के लिए गुणा 3 करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर में जो है इनकी गुणा कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 दूनी का 20 हो गया और यहाँ पर 7 तिया 21 हो जाएगा और यहाँ पर 5 तिया 15 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में दिखाई पड़ा, 21 दिखाई पड़ा। किसका है, सेलिन का है। तो सेलिन आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब आगे कम पूछता तो 15 आपको कम दिखाई पड़ रहा है, किसका है, विक्रम का, ठीक है। इसमें देखिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर आप रेशियो लिखेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/5 होती है, ठीक है, यानी कि 5 से 1 अधिक है अंकित मूल्य, ठीक है। यहाँ पर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो यहाँ पर आप जो है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस है तो 6 यूनिट जो है मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है 5x हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 रुपये की छूट दी जाती है। अब देखिए छूट यहाँ पर जो है मार्क प्राइस पर दी जाती है, ये आपको पता होगा। तो मार्क प्राइस हमारे पास 5x है और यहाँ पर 20 रुपये की छूट के बाद भी जो है कुर्सी को यहाँ पर कितने में बेचा जाता है, 220 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आएगा जो कि आपको प्रश्न में कितना बताया गया, 220 रुपये, तो बराबर 220 रुपये। अब यहाँ से आप x का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई यहाँ पर 5x इक्वल टू जो है ये आपके पास 240 हो जाएगा। तो x इक्वल टू जो है ये 500 के 20 हो गया, 5 8 40 48 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ये 48 आ चुका है। तो 48 आप यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो ये आपका, एक सेकेंड, तो यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है इसमें। यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस आपको लेना था, मैंने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6x करेंगे, मार्क प्राइस हमारे पास क्या है, 6x है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6x रखेंगे और यहाँ पर भी आपके पास 6x इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6 चौके 24 होगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास x इक्वल टू जो है
40 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप x का मान 40 रखेंगे तो यहाँ पर 40 का 5 गुना 200 हो जाएगा और यहाँ पर ये 240 मार्क प्राइस हो जाएगा। अब बात करें हम सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस आपको प्रश्न में बताएगा 220 रुपये, तो यहाँ पर ये 220 रुपये है। तो आप देख सकते हैं 200 की वस्तु जो है 220 में बेची जा रही है, यानी कि 20 रुपये का जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अब 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 200 पर, और आप यहाँ पर गुणा 100 करते तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है ये आपको दिखाई पड़ रहा है 10%। आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर 4 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 के 20 हो गया, 0 और 4 के 16 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर 6 की इसमें गुणा कराएं, 6 का 18 यानी कि 6 दूनी का 12, 192 आपके पास हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 26 या 78 हो जाएगा। 78 आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये 4 10 14 और यहाँ पर 114 बच गया। 114 आप इसमें ऐड करेंगे तो 618 आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए एक आदमी 1 रुपये में जो है 35 आम खरीदता है, 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। अब इसमें देखिए यहाँ पर 35 आम बताए गए हैं, 35 आम जो है उसने कितने रुपए में खरीदे, 1 रुपये में खरीदे। ठीक है, 1 रुपये में खरीदे, ये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा CP। अब यहाँ पर बात करें सेलिंग, भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आम का कितना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। एक आम की हम बात करें तो यहाँ पर दोनों साइड आप 35 का डिवाइड करेंगे तो 1/35 रुपये जो है वो आपके पास एक आम का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब हम बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस जो है आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आम का जो है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रश्न में बताएगा 30% की हानि होती है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 यानी कि 10 पर यहाँ पर 3 का लॉस होगा। तो आप यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आपके पास 1/35 था, इसका अगर आप यहाँ पर 7/10 कैलकुलेट करें, भाई 10 पर 3 का लॉस होगा यानी कि 7/10 कैलकुलेट करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस आएगा, बट ये एक आम का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7×5 = 35 हो गया यानी कि 1/50 आपके पास जो है इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना था, आम की संख्या बतानी थी। भाई यहाँ पर देख सकते हैं एक आम का जो है ये मूल्य कितना, 1/50 रुपये। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस को तो आपको यहाँ पर 1 रुपये ही रखना था। अब यहाँ पर 1 रुपये बनाने के लिए आप इसको 50 से गुणा कराएंगे, क्योंकि बट्टे में से 50 आपको हटाना है। 50 से इधर गुणा कराएंगे तो इधर भी आपको 50 से गुणा कराना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बोथ साइड जो है 50 के गुणा कराते हैं तो आपके पास यहाँ पर 50 आम हो जाएंगे और उधर की साइड से जो है बट्टे में से 50 हट जाएगा यानी कि 1 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए, 50 आम बेचने चाहिए, जिससे कि यहाँ पर 30% की हानि हो जाए। ठीक है, इसमें देखिए कैलकुलेशन है। अब इसमें आप यहाँ पर 443 में से माइनस करेंगे, 2 का आप इसमें पहले डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है 113 हो जाएगा। 113 का 5 गुणा करेंगे, भाई 500 और 13×5 = 65 यानी कि 565 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट आपको 2 दिखाई पड़ रहा है और एक ही ऑप्शन में आपको 2 दिखाई पड़ रहा है, और ये जो आंसर आएगा ये आपका यहाँ पर माइनस में आएगा। ठीक है, 3 व्यक्तियों के वर्तमान आयु का अनुपात आपको बताया 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग आपको 87 दिया गया था। ठीक है, तो उनके वर्तमान आयु आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। तो यहाँ पर 3:5:7 इनकी आयु का योग हो जाएगा। ठीक, आयु हो जाएगी। ठीक है, 3x और 5x और यहाँ पर ये 7x, x हमने यहाँ पर एक नियतांक मान लिया, यानी कि टोटल आप यहाँ पर करेंगे तो 15x जो है आपके पास इनकी टोटल आयु हो रही है। जबकि आपको यहाँ पर देखिए 6 वर्ष पहले जाना था, तो तीनों की अगर आप 6-6 वर्ष आयु पीछे करेंगे तो यानी कि 6 गुणा में 3, तीनों की आप यहाँ पर 6-6 वर्ष माइनस करेंगे तो 6 गुणा 3 आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 6 वर्ष पहले का टोटल आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपको प्रश्न में कितना बताया गया, 87 बताया गया, तो बराबर 87 और 36 का 18 आप इधर ऐड करेंगे तो ये आपका 105 हो जाएगा। 15×7 = 105 होता है, x बराबर 7 मिलेगा। तो x बराबर 7 जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो ये आपके पास 21 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। ये इनकी जो है वर्तमान आयु आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसमें देखिए यहाँ पर इसको 10 से भाग देने पर शेषफल बताना कितना होगा। तो इसमें देखिए अगर आप इकाई का अंक कैलकुलेट कर ले, भाई 10 से भाग अगर आप किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो जो इकाई का अंक होता है वही आपके पास शेषफल होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका आप इकाई अंक कैलकुलेट कर लेंगे, वही आपके पास शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें इकाई का अंक आपको 5 दिखाई पड़ रहा है। अब 5 की पावर आप चाहे 1 करें 5 होता है, 5 की पावर 2 करें तो भी 5 होगा, 5 की पावर 3 करें तो भी आपके पास 5 होगा, और 5 की पावर 4 भी करेंगे तो भी आपके पास इकाई का अंक जो है वो 5 मिलेगा। ठीक है, ये यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यूनिट डिजिट
तो यूनिट डिजिट हमें जो है 5 की पावर कितनी भी कर लें, इकाई का अंक जो है 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पर इसका इकाई का अंक जो है यूनिट डिजिट जो है 5 होगा। जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके पास 10 ही बचेगा। फॉर एग्जांपल आप 25 को 10 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर जो है आपके पास 5 बचेगा। ठीक है, आप यहाँ पर 125 को डिवाइड कर लीजिए 10 से, रिमाइंडर जो है यहाँ पर भी आपका 5 बचेगा। आप चाहें तो 1225 को आप 10 से डिवाइड कर लीजिए, जिसके भी इकाई के अंक जो है 5 होंगे, रिमाइंडर आपका 5 बचेगा। अगर इकाई का अंक 4 होगा तो रिमाइंडर आपका 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इकाई का अंक 5 है तो रिमाइंडर आपका 5 बचेगा। सिंपल सी चीज़ें थी। इसमें देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताया गया 11,800 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य बताया गया 7,788 रुपये। तो वस्तु पर जो है छूट प्रतिशत कितना है ये आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 और ये आपके पास 12 और यहाँ पर 4,000। भाई 4,012 की यहाँ पर जो है आपको छूट दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 4,012 की जो है यहाँ पर छूट दी गई है कितने पर, 11,800 पर, और गुणा आप यहाँ पर 100 से करते तो 2 0 से तो आप यहाँ पर 2 0 काट देते। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना था। इसमें 118 को आप यहाँ पर किस से मल्टीप्लाई करें, ऑप्शन में किस से मल्टीप्लाई करें कि इकाई का अंक जो है आपको यहाँ पर 2 मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 से 118 की गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 2 नहीं मिलेगा। 35 की कराएंगे तो भी इकाई का अंक 2 नहीं मिलेगा। 32 की कराएंगे तो भी इकाई का अंक 2 नहीं मिलेगा। और 34 के कराने पर भाई 800 के 32 होता है, इकाई का अंक 2 मिल रहा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसके सामान्य चाल में जो है 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की जाती है। तो बस की सामान्य चाल कितनी होगी। देखिए अगर हम बस के सामान्य समय की बात करें तो टी बराबर देखिए 300 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, तो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है बस की, देखिए सामान्य चाल हमें नहीं पता, हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो t बराबर 300/x जो है आपके पास ये सामान्य समय हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो उसके देखिए ये 60 मिनट देरी से रवाना होती है और इसके बाद जो है इसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाना पड़ता है ताकि ये समय पर पहुँच सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 300 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। इसमें देखिए x स्पीड से ये कवर होती, तो यहाँ पर ये सामान्य समय था, बट यहाँ पर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया गया था, यानी कि x + 10 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो अब जो लिया गया टाइम है वो आपके पास आ जाएगा। भाई सामान्य समय t था हमारे पास, यानी कि यहाँ पर पहले t टाइम लग रहा था, तो अब 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने से भाई 60 मिनट देरी से चली, यानी कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटे देरी से चली है ना। तो यहाँ पर 1 घंटा जो सामान्य समय 1 घंटा एक्स्ट्रा था, यानी कि उससे 1 घंटा कम लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे देरी से चली थी और फिर भी टाइम पर पहुँच रही है, यानी कि 1 घंटे कम लेगी सामान्य समय से, तो t-1 कर देंगे बराबर के साइड। ठीक है, अब यहाँ पर आप t की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे, तो 300/x + 10 हो गया और ये बराबर की साइड जो है 300/x हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक साइड कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप 1 को इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो 1 इधर आ जाएगा और बराबर की साइड ये देखिए 300 आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर 1/x प्लस यहाँ पर जो है ये माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके पास 1/x + 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 बराबर आपके पास जो है 300 हो गया और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए ऊपर x + 10 बनेगा, -x बनेगा, x से x कट जाएगा, यानी कि इंटू के अंदर जो है 10 बटे ये आपके पास x इंटू में x + 10 बनेगा। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो ये आपका जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैं इधर की साइड सोल्व करके लिख रहा हूँ, ये आपके पास जो है x इंटू में x + 10 और ये बराबर की साइड जो है 3000 हो जाएगा। 300 इंटू में 10 करेंगे 30,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनेगी जिसको सोल्व करने में टाइम लगेगा। बट यहाँ पर आप जो है देखिए आपको बस की सामान्य चाल कैलकुलेट करनी थी। बस की सामान्य चाल क्या है, x है, यही आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। तो यहाँ पर x का मान आप यहाँ पर रखेंगे 50, 40 और 30 और 60। ये आप x का मान जैसे ही यहाँ पर रखेंगे तो बराबर की साइड आपके पास 3000 आना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 रखेंगे, x की जगह 50 रखेंगे तो 50 + 10 60 इंटू में 50 3000 बन रहा है। देखिए ये आप दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आपको लिख के नहीं देखना पड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। भाई x की जगह आप यहाँ पर 50 रख दीजिए तो यहाँ पर बराबर की साइड जो है आपके पास 3000 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से ही आपका आ गया, बाकी 40 30 और 60 पर तो आएगा ही नहीं 3000। ठीक है, किसी एक वैल्यू पर आएगा। इसमें देखिए यहाँ पर एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर जो है 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है।
20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर जो है यह स्वयं की कितने गुना हो सकेगी, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना था। देखिए प्रिंसिपल अगर आप यहाँ पर 1 यूनिट मान लें और अमाउंट अगर आप यहाँ पर जो है ये 7 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको 7 गुना बताया गया था स्वयं का 7 गुना, तो ये 7 यूनिट हो जाएगा। ये आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट के अंदर रेशियो आ चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 यूनिट का ब्याज मिला होगा। ये 6 यूनिट का ब्याज 10 वर्षों के दौरान मिला होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ब्याज की दर जो है वो आपको यहाँ पर समान बताई गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 वर्ष के अंदर 6 यूनिट का ब्याज, तो यहाँ पर जो है 20 वर्षों के अंदर कितने यूनिट का ब्याज मिल जाएगा, यानी कि 20 ईयर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिए इसका 2 गुना हो रहा है, तो ये भी आपके पास 6 का 2 गुना यानी कि 12 हो जाएगा, तो 12 यूनिट का यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट है तो यानी कि 12 यूनिट का ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 यूनिट का हो जाएगा भाई, 12 + 1 13 यूनिट का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का कितना गुना हो रही है, 13 गुना हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंक होने के लिए आवश्यक अंक से 10 अंक अधिक मिलते हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। देखिए 32% आपको बताया गया, अगर ये 32% अंक बनाता है तो 15 अंकों से जो है अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 15 अंक और बना लेता है, यानी कि इसमें 15 अंक और ऐड कर देते तो ये पासिंग मार्क हो जाते। बट यहाँ पर आगे देखा जाए तो अगर ये 57% अंक प्राप्त करता है तो ये 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि इसमें से अगर आप 10 माइनस कर दें तो ये भी पासिंग मार्क आते हैं, यानी कि यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ये पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए थे। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज का एक साइड डिफरेंस करेंगे तो 25% बचेगा, और यहाँ पर 10 इधर आ जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा, तो 1% बराबर 25, तो 1% बराबर 25 है, तो आप यहाँ पर पासिंग मार्क जो है कैलकुलेट करके बता सकते हैं, किसी भी साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं। 32 इंटू में 1% की वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 करना था ना, बोलते बोलते मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, 1% बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 32 इंटू में 1 हो जाएगा और प्लस के अंदर 15 हो जाएगा, 32 और प्लस का 15 करेंगे तो ये 47 जो है आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, और यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे 26 रुपये कम में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना कितना होगा। इसमें देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/9 होती है, सॉरी 1/10 होती है, यानी कि 10 पर 1 का लॉस होगा। तो यानी कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस का जब आप रेशियो लिखेंगे तो 10 की वस्तु 1 के लॉस पर यानी कि 9 में बेची गई। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ चुका है। 10x अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है तो 9x जो है आपके पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बोला गया यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी कि पहले जो 10x, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी कि पहले जो 10x आपके पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था भाई, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, यानी कि 10 से 3 कम में खरीदा, यानी कि 7/10 में ये खरीदेगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बट्टे के अंदर सेलिंग प्राइस लिखेंगे। आगे बोला गया कि इसे 26 रुपये कम में बेचता है भाई, 9x आपके पास सेलिंग प्राइस था और इससे 26 रुपये कम में बेचता है, तो ये आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10 से 10 कट गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% के प्रॉफिट की यहाँ पर बात हुई है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर 10 की वस्तु जो है 11 में बिकी होगी, 10 आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो कि ऊपर हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने ऊपर ले रखा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस 1 का प्रॉफिट हुआ यानी कि 11 में बिकी होगी, तो 10:11 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कर देंगे हम। अब इतने पार्ट को हम यहाँ पर एक साथ सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ऊपर हमारे पास 7x है, ठीक है। तो तिरछा गुणा कराएंगे तो ये 77x हो जाएगा और ये बराबर की साइड 10 के आप इसमें गुणा कराएंगे तो ये 90x और ये माइनस का 260 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप एक साइड करके इनका डिफरेंस करेंगे तो ये आपके पास जो है 13x हो जाएगा और ये बराबर की साइड 260 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर जो है 20 आ जाएगा। x बराबर जैसे आपके पास 20 आया, आप यहाँ पर x का मान 20 रखेंगे तो 200 आपके पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया और आपको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना था, यहाँ पर क्रय मूल्य ही आपको कैलकुलेट, कॉस्ट प्राइस ही कैलकुलेट करके बताना था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न। बाकी आज के इस वीडियो में जो है कुछ अच्छे प्रश्न भी थे तो उनको आप इंपॉर्टेंट जो है नोट करके रखिएगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।